नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, ये अगर भारत के लेवल पे देखें तो लोकसभा में भी लाया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब आप किसी व्यक्ति के खिलाफ आपने कॉन्फिडेंस नहीं है कि आगे हमारा काम कर सकता है या आगे सरपंच बना रहना चाहिए, अध्यक्ष बना रहना चाहिए, तो आप उसके खिलाफ क्या लग सकते हो? नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव। अब ये किसके किसके खिलाफ लाया जा सकता है? ठीक है, तो ये किसके खिलाफ लाया जा सकता है? एक तो हो गया अपना सरपंच, ठीक, और किसके खिलाफ लाया जा सकता है? जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद का ही ना, फिर जिले का अध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष, इसका उपाध्यक्ष, और एक रहेगा सरपंच और उप सरपंच। इनके खिलाफ आप क्या ला सकते हो? अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अच्छा पीछे वाले में एक चीज़ और नोट करिएगा कि अगर जो हमने रिकॉल वाला था, ठीक है, रिकॉल में हमने तो बोल दिया कि भाई रिकॉल से हट जाएगा, लेकिन अगर उसको ऐसे किसी कॉन्स्पिरेसी के अंदर उसको पूरे गांव वाले को बहका के उसके खिलाफ रिकॉल ला के उसको हटा दिया गया, फिर वो क्या करेगा? अपील करेगा ना। उसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि जो रिकॉल है उसके खिलाफ वो अपील कर सकता है कलेक्टर को 7 दिन के भीतर। रिकॉल के खिलाफ कलेक्टर को अपील कर सकता है 7 दिन के भीतर, तथा कलेक्टर को 30 दिन के अंदर फैसला देना होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे डेट और जो टाइमिंग है वो 15 दिन 30 दिन अब आगे हौच पौच होता जाएगा, ठीक है, तो उसको अलग से कलर में अलग से उसको मार्क करके लिखे। तो इसमें क्या बोल रहा हूँ कि अगर किसी पंच या सरपंच के खिलाफ रिकॉल हुआ है तो वो उसके खिलाफ अगले 7 दिन में, जिस दिन रिकॉल का रिजल्ट आया है उसके अगले 7 दिन में कलेक्टर के पास जाके अपना अपील कर सकता है, और कलेक्टर को अगले 30 दिन के अंदर फैसला देना पड़ेगा कि उसका जो रिकॉल था ठीक था तो हटा देगा, नहीं था तो उसके पद पर उसको वापस बिठा देगा। ठीक है, तो वो है अपील। अब यहाँ देखिएगा किसके खिलाफ ला सकते हैं? सरपंच के खिलाफ, उप सरपंच के खिलाफ, जनपद अध्यक्ष के खिलाफ, जनपद उपाध्यक्ष के खिलाफ, जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ और जिला पंचायत उपाध्यक्ष के खिलाफ हम नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है। अब देखिए इसमें लाने वाला कौन रहेगा? यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला और किसके खिलाफ लाया जा रहा है? इसका एक छोटा सा है, वो मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए। ठीक है, इस साइड कौन लाएंगे, किन लोग उस प्रस्ताव को आगे रखेंगे और किसके लिए रखेंगे, किसको निकालने के लिए रखेंगे। ठीक है, तो जो पंच हैं वो किसके खिलाफ ला सकते हैं? जिला पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ ला सकते हैं? नहीं, पंच किसके खिलाफ लाएंगे? सरपंच और उप सरपंच। ठीक, अब दूसरा, जो जनपद के सदस्य हैं वो किसके खिलाफ ला सकते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। किसके? जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। सेम वैसे ही जो जिला पंचायत के सदस्य हैं वो किसके खिलाफ लाएंगे? जिला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो ये कौन ला सकता है इसको भी ध्यान रखें। खैर ये तो काफ़ी कॉमन सेंस है कि सरपंच और उप सरपंच के साथ रहने वाले कौन है? पंच, तो यही लोग लाएंगे। जनपद के लिए उसके सदस्य लाएंगे और ये लाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा जो एप्लीकेशन देने वाले मेंबर हैं उसमें इनकी संख्या को काउंट करेंगे। ठीक है, आपको अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है उसके लिए भी एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अब उस एप्लीकेशन में इसके नंबर से कितने लोग एप्लीकेशन देंगे उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे नंबर किनका काउंट होगा? इनका। ठीक, तो अब यहाँ देखिए अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कितने मेंबर लगेंगे? तो अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो आप जहाँ भी ला रहे हो, ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में, उसके कुल सदस्यों के 1/3। ठीक, ये देंगे किसको? एप्लीकेशन। ये अपना साइंड जो है एप्लीकेशन देंगे। ठीक, अब वहाँ जो रिकॉल के लिए किसको दे रहे थे? एसडीओ या फिर अनुविभागीय जो अधिकारी था राजस्व का, उसको। अब यहाँ पे वो लोग भी बदल जाएंगे कि कौन कौन से लेवल पे किसको किसको आपको देना है। तो देखिए यहाँ ग्राम पंचायत लेवल पे या फिर ये जो अगर सरपंच और उप सरपंच अगर इसके खिलाफ वो अगर अविश्वास प्रस्ताव है तो ये आपको किसको देना पड़ेगा?
SDO रेवेन्यू या अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। ठीक, अगर इन दोनों के खिलाफ ला रहे हो तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को। अगर आप जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ ला रहे हो तो आपको किसको देना पड़ेगा? कलेक्टर को। और अगर आप जिला के ला रहे हो, जिला का जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष, तो आपको किसको देना पड़ेगा? संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट याद रखिए कि यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव करने वाला अथॉरिटी ही बदल गया, अलग अलग है। ठीक, अगर उप सरपंच और सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है तो एप्लीकेशन आपको किसको देना है? 1/3 लोग साइन करके SDO रेवेन्यू को, जनपद के केस में कलेक्टर को, जिला और उपाध्यक्ष के केस में आपको संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा, जैसे ही इसको एप्लीकेशन मिलेगा, सरपंच के लिए इसको, कलेक्टर को इसको, तो वो क्या करेगा? अगले 15 दिन में उसको क्या करना पड़ेगा? बैठक या फिर 15 दिन में मतदान करवाना पड़ेगा। ठीक, और इस मतदान की सूचना उसको 7 दिन पूर्व देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे उसको एप्लीकेशन रिसीव होता है उसको अगले 15 दिन में मतदान करवाना पड़ेगा और उस मतदान की जो सूचना है उसको 7 दिन पूर्व देना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब मतदान का डेट डिसाइड हो गया कि भाई चलो हमको आज के दिन मतदान करना है या फिर इसके लिए आज गुप्त मतदान होगा। अब उस दिन उस मतदान की अध्यक्षता कौन करेगा? देखो मतदान कैसे होगा कि भाई ये है, क्या नाम है, आज यहाँ पे जैसे मीटिंग है, यहाँ मतदान होने वाला है, हम सब लोग बैठे हैं। अब क्या बिना किसी यहाँ लीडर के या बिना किसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के मतदान हो जाता है क्या? नहीं, कोई एक अध्यक्ष होगा उस मतदान का। तो उस दिन उस मतदान की अध्यक्षता कौन करेगा? अपने में से भाई, क्योंकि देखो जो मतदान करने वाला है वो कभी अध्यक्ष या उस मतदान का लीडर नहीं बन सकता। जैसे देखिए किसी मतदान केंद्र में कोई व्यक्ति जिसका अपना ही नाम उस मतदान क्षेत्र में आता है वो उसी मतदान क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी बन सकता है? नहीं। वैसे अगर यहाँ जो मतदान होने वाला है उसमें जो लोग मत देने वाले वो तो कभी उस मतदान के प्रमुख बन ही नहीं पाएंगे। तो देखिए सरपंच और उप सरपंच अगर बनते तो वो तो नहीं बन पाएंगे क्योंकि उनके खिलाफ ही अब जो है अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। किसी पंच को क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो खुद ही वोटिंग करने वाला है। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, तो फिर बचा कौन? सचिव। ठीक है, तो सचिव को इतना इंपॉर्टेंट नाम दे नहीं सकते। तो यहाँ पे भी अलग अलग अथॉरिटी हैं जो उस मतदान का जो है उस दिन वो अध्यक्षता करने आएंगे। तो यहाँ देखिए अगर सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ अगर वो है अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है तो यहाँ पे उस मतदान की अध्यक्षता करने आएगा नायब तहसीलदार, या फिर वो नहीं आता है तो और कोई उसके समकक्ष अधिकारी। तो यहाँ पे अल्टीमेटली किसका काम कर रहा है? पीठासीन अधिकारी का काम कर रहा है ना भाई। यहाँ मतदान होने वाला है गुप्त मतदान, उसका पीठासीन अधिकारी कौन बन जाएगा? नायब तहसीलदार या उसी के समकक्ष जो है कोई उसका अधिकारी है, समकक्ष अधिकारी। उससे नीचे का कोई व्यक्ति उस मतदान का पीठासीन अधिकारी या प्रमुख नहीं बन सकता, उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अगर ये जो है अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है जनपद में, जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ, तो उसमें जो है इसमें जो इसकी अध्यक्षता करेगा वो करेगा डिप्टी कलेक्टर या फिर उसका समकक्ष अधिकारी। ठीक, यदि जनपद अध्यक्ष और जनपद उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है तो जिस दिन मतदान होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? डिप्टी कलेक्टर या फिर उसके समकक्ष अधिकारी। और यदि अगर जिला में यही सेम चीज़ हो रहा है तो उसमें उसकी अध्यक्षता करेगा कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर। तो एप्लीकेशन लेने वाले भी अलग अलग अथॉरिटी हैं, उस मतदान की अध्यक्षता करने वाले भी अलग अलग अथॉरिटी। ठीक है, तो इनके सामने ही क्या होगा? गुप्त मतदान की प्रक्रिया की जाएगी। ठीक, चलिए अब इसमें क्या है कि देखिए अब जैसे इसके खिलाफ आ रहा है, जब सामान्य बैठक होती थी ग्राम पंचायत की तो इन दोनों में से कोई अध्यक्षता करता था। ठीक है, आज तो इन्हीं के खिलाफ ला रहा है तो ये तो अध्यक्षता कर ही नहीं सकते, लेकिन इनको उस मीटिंग में बोलने का अधिकार रहेगा कि वोटिंग करने से पहले
कि ठीक है, कि उनको वो कर सकता है ना, उनको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है, सेंटी कर सकता है कि देख लो यार तुम्हारा दोस्त हो, मेरे को हटा रहे हो, ठीक है। तो इसको बोलने का अधिकार रहेगा, ठीक है, इसको बोलने का अधिकार है, मीटिंग में अपने खिलाफ जो वोटिंग होने वाली है उसके लिए कुछ अपील करना है वो करने का अधिकार है, लेकिन अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं है। और ये उसमें वोट भी नहीं डालेंगे, ठीक है, ना ये उसकी अध्यक्षता करेंगे, सिर्फ बोल सकते हैं, वोट भी नहीं डालेंगे। क्यों वोट नहीं डालेंगे? क्योंकि यहाँ एक एक वोट इंपॉर्टेंट है और वो अपना वोट तो अपने लिए ही डालेगा ना, तो उसका वोट काउंट करने का कोई मतलब है नहीं। तो ये ना वोट डालेंगे ना अध्यक्षता करेंगे, सिर्फ क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब चलिए, अब यहाँ ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। अब ये हो गया, अब मतदान चालू हो गया। अब जब मतदान चालू हो जाएगा तो अब कौन कैसे जीतेगा उसकी गिनती करनी कि किसको जीता हुआ मानेंगे। तो यहाँ देखिएगा इसकी प्रक्रिया में क्या होता है। गुप्त मतदान हुआ। अब मतदान होने के बाद अगर देखेंगे कि उसका रिजल्ट लाना है, तो रिजल्ट लाने के लिए क्या करना है कि यदि मतदान में उपस्थित सदस्यों की संख्या का 3/4 या 3/4, मतदान में उपस्थित सदस्यों की संख्या के 3/4 लोग यदि हाँ में वोट करते हैं और यदि इनके वोटों की संख्या ज़्यादा है कितना, कुल सदस्यों के 2/3 से, ठीक, क्या बोल रहा हूँ, यदि मतदान में उपस्थित सदस्यों की संख्या के 3/4, अगर इतने लोग वोट किए, यदि इनकी संख्या कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 भाग से ज़्यादा है, तभी उस अविश्वास प्रस्ताव को पारित माना जाएगा। यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तभी अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जाएगा। ठीक, अब यहीं पे फंसने वाला जो है वो एग्ज़ाम में जो डेटा आता है यहीं पे फंसने वाला। अब एग्जांपल में देखिए, जैसे अगर किसी पंचायत में, जनपद में या किसी में, लेट सपोज अगर वहाँ का सदस्य संख्या है 48, ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि 48 हो सकता है कि असल में नहीं हो सकता, अधिकतम कितना है 35, तो ये हम लोग ताकि एक इजी एग्जांपल बन जाए उसलिए ले रहे हैं 48, ठीक है। अब उस 48 में से टोटल ये मेंबर हैं, ठीक है, जो उस लेवल पे उस पंचायत में हैं, उसमें से सिर्फ उस दिन जिस दिन मतदान होने वाला है 40 लोग ही क्या हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक। तो केस क्या बन रहा है, किसी एक लेवल पे पंचायत के 48 लोग टोटल मेंबर हैं, उसमें से मतदान के दिन सिर्फ कितने लोग आए हैं, 40 लोग। अब यही लोग वोटिंग करेंगे, 8 लोग तो छूट गए। अब देखिए, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित करना है कि नहीं करना है वो कैसे डिसाइड होगा। तो यदि जितने लोग आए हैं उसके कितने 3/4 लोग, अगर कम से कम इतने या इससे अधिक ना, कम से कम 3/4 तो चाहिए। अगर सबके सर हाँ में वोट कर दिए इसको हटाने तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर मिनिमम कितना चाहिए हमको 3/4, जितने लोग प्रेजेंट हैं, तो इसका कितना होगा 3/4, देखिए 4 ये हो जाएगा कितना 30, ठीक। इतने लोग क्या किए हैं, वोट किए हैं हाँ में कि हमको हटाना है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कंडीशन लगाना पड़ेगा, ये जो 30 है ये टोटल के 2/3 से ज़्यादा है कि नहीं। तो टोटल कितना है हमारा 48, इसका 2/3 कितना होगा 32। ये हमारा फुलफिल हो रहा है क्या, नहीं। इस साइड वाले को ज़्यादा आना था, इसको कम आना था, मतलब ये अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा, ठीक। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, टोटल जितने लोग थे उसमें से सिर्फ 40 लोग ही वोट देने आए हैं, उस 40 में से 3/4 लोग, 30 लोगों ने हाँ में वोट डाला है, इतने से काम नहीं चलेगा। ये जो 30 है उसमें अब देखना पड़ेगा जो टोटल मेंबर है उसके 2/3 से ये वाला जो लेफ्ट हैंड वाला है ज़्यादा हो पा रहा है कि हो पाएगा क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इसी में एक और केस बनता, जितने लोग आए हैं, ठीक है, जितने लोग उस दिन आए हैं उसमें से 35 लोगों ने यस में वोट दे दिया, 5 लोगों ने नो में वोट दे दिया, मतलब 35 लोग चाहते हैं कि हाँ ये जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अब फिर से इस केस में रखते हैं, इस साइड कितना आ जाएगा 35 लोगों ने हाँ बोला, ठीक है। अब देखिए इसका हमने निकाला था 2/3 कितना आया था 32 है, फुलफिल हो रहा है।
इसका मतलब क्या है, ये अविश्वास प्रस्ताव उस दिन पारित हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो डेटा वाले आते हैं वो इसी में आते हैं, वो आपको टोटल नंबर बताएगा, प्रेजेंट बताएगा, कितने लोग वोट किए उतना बताएगा। अब आपको लास्ट में पूछेगा कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए जैसे एक क्वेश्चन है उसको देखिए। अगर किसी जनपद में 18 लोग हैं या किसी पंचायत में 18 टोटल मेंबर हैं, उसमें से सब के सब प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसमें से सिर्फ 11 लोग यस में देते हैं, 7 लोग नो में देते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो पाएगा कि नहीं बताइए? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यस में कितना है 11, ठीक है, इसका नंबर किससे ज़्यादा होना चाहिए, इसके 2/3 से, कितना आ रहा है 12। ये जो है कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। लेकिन इसी में अगर ये केस बनता कि इसके यस में आ जाते 13 या फिर सब ने यस में वोट दे दिया, खैर सब ने दे दिया तो कोई बात नहीं, इसमें यस में हो गया 15 और नो में हो गए 3, तो यहाँ क्या आ जाता 15 और ये क्या हो जाता पास हो। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि एक डेटा वाला क्वेश्चन आया तो इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो लंबा सा स्टेटमेंट होता है, उसको ध्यान से पढ़ना है, उसी में बस आपको 2 ही चीज़ निकाली, इसका 3/4 प्रेजेंट का और उसका 2/3, यहीं से आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें एक लास्ट कंडीशन है कि कब कब लाया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। ठीक है, इसके लिए शर्तें क्या क्या हैं, इसके लिए शर्तें क्या क्या हैं कि जिस दिन उसने पद ग्रहण किया है, पद ग्रहण के 1 साल के अंदर नहीं ला सकते, वहाँ कितना था 2.5 वर्ष, यहाँ है पद ग्रहण करने के आप 1 साल के अंदर नहीं ला सकते। वो अगर वो 2022 से बना है तो आपको पूरा 2022 वेट कर लो, 1 साल उसका काम काज देख लो, उसके बाद लाओ। दूसरा है यदि जो लास्ट वाला अविश्वास प्रस्ताव है वो आप लाए थे और वो फेल हो गया है तो उसको बीते हुए 1 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, आप एक बार उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हो लेकिन वो क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, तो अब उस फेलियर के आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी जनवरी में लाए वो फेल हो गया चलो दिसंबर में और ले आते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, आपको अगर पुराना वाला फेल हो गया है तो आप उसको 1 साल और वेट करना पड़ेगा अगला नया वाला लाने के लिए। और तीसरा है वही है यदि उसका 6 माह से कम बचा हो, से कम कार्यकाल बाकी हो, तब भी उसके खिलाफ नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है, अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो ये इस कंडीशन में आप नहीं ला सकते। अगर उसको जस्ट अभी बने हुए 1 साल हुआ है तब नहीं ला सकते। आपने आखिरी वाला जो लाया था अगर वो फेल हो गया है तो उसको फेल होने के बाद आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ला सकते हो। और तीसरा क्या है, यदि उसका कार्यकाल 6 महीने से कम बचा हो तब तो फिर लाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये 3 चीज़ें हैं, शर्तें, और यह है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो आज का यही खत्म करते हैं।